एवरीवन, वेलकम बैक टू जुरिस एकेडमिया। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था, अरेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो हमने देखा था कि चैप्टर 5 में जो है अरेस्ट हमारा क्या होता है वो डील किया गया है चैप्टर 5 में अरेस्ट। उसके बाद हमने अरेस्ट की मीनिंग देखी थी क्या होता है, फिर अरेस्ट और डिटेंशन में क्या डिफरेंस है वो देखा था। देन टाइप्स ऑफ अरेस्ट हमने देखा था जिसमें मैंने आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केस के ऑफेंसेस के बारे में बताया था। देन हमने देखा था कि अरेस्ट कौन कौन लोग कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था पहला पुलिस ऑफिसर कर सकता है, देन दूसरा हमारा प्राइवेट पर्सन कर सकता है, एंड थर्ड वन हमारा मैजिस्ट्रेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था हमने देखा था अरेस्ट हो कैसे सकता है, तो उसमें हमने देखा था हैंड कफिंग से रिलेटेड जो न्यू प्रोविजंस ऐड ऑन किए गए हमारे BNSS में, जो कि हमारा CRPC में नहीं था। उससे रिलेटेड प्रोविजंस को भी हमने देखा कि हैंड कफिंग का यूज़ पुलिस ऑफिसर कब कर सकता है और कब कब नहीं कर सकता है। फिर उसमें हमने प्रेम संकल्प शुक्ला का रिलेटेड केस भी देखा था। ठीक है, देन हमने उसमें देखा था कि एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, अगर मान लीजिए कॉग्निजेंस लेने का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाता है, उस केस में फिर क्या पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है या फिर कर सकती है, तो कब कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डील की थी। ठीक है, आज से हम ये भी हमने देखा था कि क्या कहते हैं किस तरीके से जो है जो BNSS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अरेस्ट करने का, कि जो सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसके बीच में बैलेंस बना रहे। ठीक है, मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी हमने देखा था, जिसमें बताया था कि जो भी अरेस्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, जस्ट रीजनेबल फेयर नॉन आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए। फिर DK बासु में भी हमने देखा था क्या था कि इसेंशियल गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी। ये गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की गई थी अरेस्ट के रिगार्ड में वो हम आगे की आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे सेफ गार्ड्स। जब किसी भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर या अरेस्ट करेंगे उस केस में उनको क्या करना होगा, कुछ सेफ गार्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि जब आप सेक्शन 36 देखोगे BNSS का, ये सारे सेक्शंस जो लिखे हैं वो सारे आपके क्या है BNSS के सेक्शन है। ठीक है, इनको आप एक बार को रिलेट कर लेना CRPC के सेक्शन से। तो सबसे पहला क्या है, क्या सेफ गार्ड लेना होगा किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि सेक्शन 36 में जब वो अरेस्ट करने जाएंगे तो सेक्शन 36 में उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी कि वो किस अथॉरिटी से क्या है उस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, और अपनी मतलब आइडेंटिटी कार्ड और जो भी यूनिफॉर्म है उसमें उनका जो भी नेम प्लेट होता है वो विजिबल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। ठीक है, और फिर सेक्शन 58 आप देखोगे तो सेक्शन 58 में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है अगर क्या किया है कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को भी अरेस्ट करा है, तो उस केस में उसकी क्या बनती है, ये ड्यूटी बनती है कि वो 24 आवर्स के विद इन क्या करें, उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाके प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 47 में ये बताया है, सेक्शन 47 ऑफ BNSS आप देखोगे तो उसमें बताया है कि अरेस्ट अगर कर रहा है तो उसकी ये ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की कि वो क्या करेगा, जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है उसको बताएगा कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट करा जा रहा है या कौन सा ऑफेंस उसने कमिट करा है, ताकि अगर वो बेल लेना चाहे या फिर अपने किसी भी रिलेटिव को इन्फॉर्म करना चाहे तो वो तुरंत कर सके इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, इस वजह से उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जानना ज़रूरी है। फिर क्या होता है, पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देन इन्फॉर्म फैमिली और फ्रेंड्स, ये भी 36 में ही ये भी ड्यूटी दी गई है कि वो क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर जो है जिस भी पर्सन को अरेस्ट किए हैं उसकी या तो फैमिली को या फिर जो नियरेस्ट फ्रेंड होंगे या फिर फैमिली रिलेटिव, ये लोग इन सबको क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे। और सेक्शन 38 के अंडर में ये भी ड्यूटी है उनकी कि जो भी उसके एडवोकेट हैं अरेस्टेड पर्सन के, उससे उनको क्या करने देंगे, वो मिलने देंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, हेल्दी और सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे अरेस्टेड पर्सन को सेक्शन 56 में। ये सारे के सारे सेफ गार्ड्स हैं जो कि आप जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको जो है पुलिस ऑफिसर जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर अरेस्टेड पर्सन टू बी मेडिकली एग्जामिन, अगर उनको लगता है किसी भी तरीके से कि अरेस्टेड पर्सन को एग्जामिन कराना चाहिए तो वो अरेस्टेड पर्सन को एग्जामिन कराएंगे। फिर सेक्शन 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज B में है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, जो कि पनिशेबल है आपका किससे, 7 ईयर से या फिर 7 ईयर से कम से। ठीक है, मतलब कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर कमिट हुआ है, ठीक, वो क्या है आपका 7 साल या 7 साल से नीचे से पनिशेबल है। अभी मैंने ऊपर जब आपको सेक्शन 35 पढ़ाया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें इन डिटेल कवर की थी। ठीक है,
तो उस केस में क्या है, पुलिस ऑफिसर के पास पावर आ जाती है कि कुछ सर्टेन कंडीशंस, तो वो सर्टेन कंडीशंस क्या क्या थी वो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ऊपर। तो आप एक बार प्रीवियस क्लास क्या करना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। उसके लिए तो उसके जो भी सर्टेन कंडीशंस हैं उस केस में उसको फुलफ़िल करके ही क्या करेंगे, वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, ठीक है। और वहीं अगर आप 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी देखोगे तो इसमें बोल रहा है कि अगर कोई ऑफेंस मोर देन 7 ईयर्स से पनिशेबल है, या फिर कोई डेथ पनिशमेंट से पनिशेबल है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो उस केस में क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, उनको किसी भी तरीके की ये जो कंडीशन है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बिना उसको फॉलो किए ही वो क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट द मजिस्ट्रेट परमिशन, ठीक है। अब इसमें जो है लैंडमार्क कुछ जजमेंट्स है, लाइक इसका लैंडमार्क केस आप देख सकते हो, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये अगर आप बेसिकली देखोगे तो ये केस वैसे तो हमारा सेक्शन 85 ऑफ BNS से रिलेटेड है, इट्स BNS। अब सेक्शन 85 ऑफ BNS क्या है, क्रूएलिटी से रिलेटेड है, ठीक। बट द जजमेंट विल अप्लाई ऑन ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल विथ 7 ईयर्स और लेस देन 7 ईयर्स। दो हमारा जो अरनीश कुमार का केस है वो क्रूएलिटी से रिलेटेड है, बट स्टिल इसकी जो भी जजमेंट है वो सारे केसेस पे ही अप्लाई होगी जो कि 7 साल से कम या 7 साल तक के पनिशमेंट से पनिशेबल होगा, ठीक है। ये हमारा बात करता है बैलेंस बनाने का बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोसाइटल इंटरेस्ट, ठीक है। पुलिस ऑफिसर शैल बी कॉशियस वाइल डूइंग अरेस्ट एज इट इज़ ह्यूमिलिएशन इन स्कार्स अपॉन एक्यूज्ड। पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो सारे कंडीशंस उनके फुलफिल होने चाहिए। किसी को भी जाके ऐसे वो अरेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है कि हमें पता है कि अगर कोई भी पर्सन क्या होता है, अरेस्ट होता है और बाद में पता चलता है कि बिना किसी रीज़न के अरेस्ट हो गया, या फिर कह सकते हैं कि कोई कंडीशन नहीं फॉलो करी गई, ऐसे उसको मतलब अरेस्ट कर लिया गया, तो उस केस में क्या होता है कि लोग जब वो रिलीज़ होगा तो उसके क्या होगा, एक कह सकते हैं सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता है, उसके एक तरह से मतलब डिफेमेशन स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। ह्यूमिलिएशन स्कार्स उस एक्यूज्ड के कैरेक्टर पे पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जब भी अरेस्ट करेंगे तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनेगी कि वो क्या करेंगे, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही उसको क्या करेंगे, अरेस्ट करेंगे। मैजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दैट वेदर द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 35(1)(b) हैज़ बीन फॉलो, ठीक है। 35(1)(b) क्या है, लेस देन 7 ईयर्स या अप टू 7 ईयर्स से पनिशेबल होगा तो वो कंडीशंस फॉलो करेगा, और अगर मोर देन 7 ईयर्स से पनिशेबल होगा तो बिना कंडीशंस के भी वो क्या करेगा, उसको अरेस्ट कर सकता है। लेकिन ये तब की बात कर रहा है जब लेस देन और अप टू 7 ईयर्स से पनिशेबल है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि अगर जो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है उसको क्या करना पड़ेगा, ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है, वो ये देखेंगे कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, ठीक है, उस बेसिस पे जाके जो अरेस्ट करते टाइम जो पुलिस ऑफिसर है उसने 35 क्लॉज 1 सब क्लॉज B के जो कंडीशंस थे उसको फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है। इफ़ द पुलिस ऑफिसर डिसाइडेड नॉट टू अरेस्ट, सेंड अ डिसीजन और टू मैजिस्ट्रेट विद इन 2 वीक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 35 क्लॉज 3, SP में एक्सटेंड टाइम पीरियड विद अ रीजनेबल रीज़न टू बी रिकॉर्डेड। अगर उनको अरेस्ट नहीं करना है तो उस केस में वो क्या करेंगे, अरेस्ट करने से पहले 2 हफ्ते के अंदर में उसको क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट के पास वो नोटिस भेज देंगे कि उनको अरेस्ट नहीं करना है उस पर्सन को, ठीक है। और उस पर्सन को भी नोटिस देंगे कि जब भी तुम्हें बुलाया जाएगा तुम प्रेजेंट होगे, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड है 2 वीक्स का, उसको क्या किया जा सकता है, SP जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो रीज़न लेंगे। फिर एक केस आता है हमारा सत्येंद्र कुमार अंटल वर्सेस CBI का केस, ठीक। इसमें क्या होता है, इसको तीन पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर आफ्टर चार्जशीट। चार्जशीट कब फाइल होती है, जब इन्वेस्टिगेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। उस केस में मैंने आपको ऊपर बताया था जब प्रीवियस क्लासेस में कि हमारी चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट भी फाइल हो सकती है, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हो सकता है, वो एविडेंसेस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने सफिशिएंट एविडेंसेस हैं। अब कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर आफ्टर चार्जशीट, ऑफेंसेस ऑफ 7 ईयर और लेस देन 7, फिर ऑफेंसेस पनिशेबल विथ मोर देन 7 ईयर्स, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऑफेंसेस ऑफ स्पेशल एक्ट्स, NDPS एक्ट, PMLA एक्ट,
इकोनॉमिक ऑफेंसेस नॉट कवर्ड बाय स्पेशल एक्ट, ये ऑफेंसेस को कैटेगराइज करने का काम किए थे और उसका प्रोसीजर बताएं, ठीक है। डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, क्या क्या उनको जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको क्या क्या डायरेक्शंस फॉलो करने होंगे, तो उनको जो सेक्शन 35 है और सेक्शन 35 क्लॉज 3 है BNSS का, उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना होगा, प्लस रीज़न बताना होगा अरेस्ट करने का या ना अरेस्ट करने का। अगर वो अरेस्ट कर रहे हैं तो भी वो रीज़न बताएंगे, और अगर वो नहीं अरेस्ट कर रहे हैं तो भी वो रीज़न बताएंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों वो उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बेल ऑन नॉन कंप्लायंस, अगर जो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उस पर्सन को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। सिर्फ चार्जशीट के बेसिस पे उसको क्या नहीं करेंगे, पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन टू द कोर्ट, मतलब ये सत्येंद्र कुमार अंटिल में क्या किया गया था कि सबसे पहला जो ऑफेंसेस हैं और उनके प्रोसीजर को कैटेगराइज किया गया था। फिर क्या किया गया था, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको कुछ डायरेक्शंस प्रोवाइड किए गए थे। एंड देन थर्ड में क्या है, कोर्ट को डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया था। नो इंसिस्टेंस ऑन बेल एप्लीकेशन, compliance with section 479 of BNSS, section 480 of BNSS, ये सब बेल के प्रोविजंस हैं, ठीक है। पेलेबल ऑफेंस, नॉन पेलेबल ऑफेंस, फिर इस केस में ये भी बोला गया था कि बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, ठीक। अब हम आ जाते हैं सम रेलेवेंट केस रिलेटेड टू अरेस्ट, कुछ अरेस्ट से रिलेटेड रिलेवेंट केस और भी देख लेते हैं, जो कि ये तो थे ही हमारे सत्येंद्र कुमार अंटिल, फिर अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, फिर इसके अलावा भी और केसेस हैं। सबसे पहला है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या कहा गया था कि नो अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट रीजनेबल सेटिस्फैक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द नीड ऑफ अरेस्ट। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे नेसेसरी है उस पर्सन को अरेस्ट करना, तो ही आप अरेस्ट करोगे, अगर अदरवाइज उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करोगे। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सोसाइटल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। ये सिर्फ इसीलिए था, इसमें भी यही कहा गया था कि जो सोसाइटल इंटरेस्ट है और इंडिविजुअल लिबर्टी है उसके बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर एक केस आता है हमारा DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या किया गया था कि अरेस्ट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी। The arresting and interrogating police officer should bear a visible and clear identification with their designation। जब मैंने आपको सेफ गार्ड्स ऊपर पढ़ाया अभी, तो उसमें मैंने आपको कुछ सेफ गार्ड्स में ये भी मैंने बताया था क्या है, प्रॉपर वो अपना विजिबल जो क्या कहते हैं आइडेंटिटी दिखाएगा, कि मतलब उसका नाम क्या है, और जो भी बैच वगैरह उसके यूनिफॉर्म पे लगे रहते हैं वो भी क्या होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए सामने वाले को, ठीक है। जब भी वो अरेस्ट करेगा यूनिफॉर्म पहन के ही करेगा। द अरेस्टिंग एंड इंटेरोगेटिंग पुलिस ऑफिसर शुड बियर अ विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन विद देयर डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे, आइडेंटिफिकेशन रखेंगे। फिर बी क्या कहता है, अरेस्टिंग पुलिस ऑफिसर शैल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बी साइन बाय फैमिली मेम्बर, ठीक है। वो क्या करेंगे, अरेस्टेड पर्सन जो अरेस्ट कर रहे हैं जो पुलिस ऑफिसर, वो क्या करेंगे, अरेस्ट करने के बाद एक MOA बनाएंगे, जिसको कि कौन साइन करेगा, उस अरेस्टेड पर्सन के फैमिली मेम्बर्स साइन करेंगे। फिर उसकी ये भी ड्यूटी है कि रिलेटिव और फ्रेंड को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। एंट्री मस्ट बी मेड इन अ डायरी एट अ प्लेस ऑफ डिटेंशन, जहाँ पे उस पर्सन को डिटेन किया जा रहा है उस पुलिस स्टेशन में उसकी एंट्री मेंशन करी जाएगी। इफ़ सो रिक्वायर्ड एक्यूज पर्सन टू बी मेडिकली एग्जामिन, अगर ज़रूरत है तो उसको क्या किया जाएगा, मेडिकली एग्जामिन कराया जाएगा। अरेस्टेड पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी 48 आवर्स वाइल ही इज़ इन कस्टडी। जो अरेस्टेड पर्सन है उसको हर 48 आवर्स में क्या करेंगे, एग्जामिन कराया जाएगा जब तक वो कस्टडी में है। कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स शैल बी सेंड टू एरिया मजिस्ट्रेट। अब जो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, या फिर जो भी चीज़ें सीज़ की जा रही हैं ऑफेंसिव, जो भी मेडिकल रिपोर्ट आ रहा है, इन सब की रिपोर्ट क्या करेगा, ये पुलिस ऑफिसर सेंड करेगा उस एरिया मजिस्ट्रेट के पास। Arrested person may be permitted to meet his lawyers during the investigation but not throughout the interrogation। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे तो आपके पास राइट है, मतलब अरेस्टेड पर्सन के पास ये है कि वो क्या कर सकता है, अपने एडवोकेट से मिल सकता है, बट इंटरोगेशन के टाइम पे नहीं मिल सकता है। तो ये सारी गाइडलाइंस हैं जो कि किस में प्रोवाइड की गई थी, DK बासु के केस में प्रोवाइड की गई थी। तो अरेस्ट से रिगार्डिंग जो भी मतलब रेलेवेंट प्रोविज़न था वो सारा का सारा मैंने आपको बता दिया।
और पेयर प्रोविजंस पे मैंने ट्राई किया है कि इन शॉर्ट करके आपको समझा दूँ। जो भी न्यू प्रोविजंस ऐड ऑन किए गए हैं उसमें वो भी हमने क्या किया है इसमें इंक्लूड किया है। देन अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्लस हमने जो भी रेलिवेंट केस और लैंडमार्क केसेस थे उसको भी यहाँ पे डील किया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा कंप्लेन टू मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब अगर इसकी बात करूँ तो BNSS में कौन सा ये चैप्टर है, BNSS में चैप्टर 16 है, सेक्शन 223 से लेके 226 तक। ठीक है, और वहीं CRPC में ये चैप्टर 15 था, सेक्शन 200 से लेके 203 तक। CRPC के सेक्शंस याद करना अब ज़रूरी नहीं है, इसलिए अगर आपको याद होंगे तो BNSS के सेक्शन याद करना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देन एक बार कंप्लेन का जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। सेक्शन 223 कंप्लेन फाइल। सेक्शन 223 में क्या होता है, मैंने आपको कॉग्निजेंस का जब प्रोविज़न बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कॉग्निजेंस 3 तरीके से लिए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 210 में। एक बार मैं इसको इन शॉर्ट रिवाइज करा देती हूँ। लाइक सेक्शन 210 में कॉग्निजेंस जो है वो 3 तरीके से मैंने बताया था कि हम ले सकते हैं। ठीक, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि बाई या फिर ऑन कंप्लेंट। सबसे पहला है किससे ले सकते हैं, ऑन कंप्लेंट। दूसरा था ऑन पुलिस रिपोर्ट। थर्ड है ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक, तो ये मैंने बताया था। तो इसको 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए था, ये 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी था, ये 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी था। ठीक, अब तो हमने पुलिस रिपोर्ट पे किस तरीके से मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे ये तो हमने ऊपर अरेस्ट वाले प्रोविज़न में देख लिया। प्लस हम ये भी देखेंगे जब हम इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो अरेस्ट से जब हम रिलेट करेंगे तो हमें वो और ज़्यादा ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम कंप्लेन स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लेन का ओवरव्यू मैं बता रही हूँ आपको कि सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन 223 में कंप्लेन फाइल होती है। ठीक, कंप्लेन फाइल होती है। देन मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं अंडर सेक्शन 210 में। कंप्लेन फाइल हुई 223 में, कॉग्निजेंस लेंगे 210 में, प्रोसीडिंग ऑफ 200 टेक्स प्लेस। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 200 की जो है प्रोसीडिंग वो स्टार्ट होती है। इट्स नॉट 200, इट्स 223। ठीक है, 223 की प्रोविज़न से स्टार्ट होगी। अब 223 की जब भी प्रोविज़न स्टार्ट होगी तो इसमें क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन आते हैं। अगर उनको लगता है कि ठीक है सफिशिएंट एविडेंस है, इसमें एक और सेक्शन ऐड हो जाता है 225 में क्या होगा कि मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, जब भी वो कॉग्निजेंस लेंगे तो उसके पहले वो अगर उनको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं उस केस में ये चेक करना है, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, वो जा सकते हैं या तो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर इंक्वायरी खुद कंडक्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं उस केस में प्रोसीड करने के लिए। ठीक, अगर उनको लगता है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के बाद कि सफिशिएंट ग्राउंड हैं तो उस केस में वो किधर मूव करेंगे, अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो इशू ऑफ प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारा 227। सॉरी, इसे आप इसी के सेक्शंस यहाँ पे मेंशन कर दिए मैंने। और अगर उनको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो उस केस में वो मूव करेंगे 226 में, दैट इज़ टू डिसमिस द कंप्लेंट। ठीक है, अब इफ़ द मैजिस्ट्रेट आफ्टर फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 223 अनेबल टू अंडरस्टैंड whether to start proceeding or not, then he will have to move under section 225, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक, अगर उनको ये डाउट है, कंप्लेन तो फाइल हो गई लेकिन उनको डाउट है कि उस कंप्लेन प्रोसीडिंग पे उनको मूव करना है या नहीं करना है, या फिर प्रोसीड करना है या नहीं करना है, तो वो क्या करेंगे, वो 225 के प्रोसीडिंग्स में घुसेंगे और वहाँ पे क्या है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। ठीक, अब उसके लिए वो क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस केस में क्या है, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं है, तो वो या तो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देंगे। आफ्टर दैट डिसमिस द केस और इशू ऑफ प्रोसेस इन दैट केस, जो मैंने आपको यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया। ठीक है, देन व्हेनेवर एन इन्फॉर्मेंट फाइल अ कंप्लेंट विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 175 क्लॉज 3। अगर मान लीजिए कोई भी कंप्लेंट फाइल होता है,
फिर उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, वो कॉग्निजेंस ना लेके वो डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र कर देंगे या फिर ऑर्डर दे देंगे 175 क्लॉज 3 में इन्वेस्टिगेशन का। 175 क्लॉज 3 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना है वो बताया है, ठीक है। और वो फिर हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग होगा जो कि चैप्टर 13 में डील किया जाएगा, ठीक। और उस पर जब भी कॉग्निजेंस बाद में मैजिस्ट्रेट लेंगे तो वो माना जाएगा कि वो कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट है। इस पर जब भी कॉग्निजेंस लेंगे तो दिस कॉग्निजेंस विल बी ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक। और या फिर वो क्या करेंगे, टेक अ कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 210 एंड मूव टू सेक्शन 223 में मूव करेंगे। और यहाँ पे जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी तो ये कंप्लेंट प्रोसीडिंग होगी हमारी अंडर चैप्टर 16 डील की जाएगी, ठीक। अब कंप्लेंट मैं बोल रही हूँ तो कंप्लेंट कहीं डिफाइंड है सीआरपीसी में, सॉरी बीएनएसएस में, तो कंप्लेंट हमारा सेक्शन 2H में डिफाइंड है बीएनएसएस के। ये क्या कहता है, कंप्लेन क्या हो सकता है, कंप्लेन एक एलिगेशन है जो कि ओरल और रिटन दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कंप्लेन हमेशा रिटन फॉर्म में होगा, हम देखते हैं जनरली, इसलिए हमें डाउट होता है कि कंप्लेन हमेशा रिटन फॉर्म में होगा, बट नहीं। अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे कंप्लेन की तो वो एज इट इज़ सीआरपीसी वाली ही, ठीक है। तो इसमें ये है कि एलिगेशन है जो कि रिटन और ओरल दोनों फॉर्म में हो सकता है, विद द व्यू टू टेक मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। और वो एलिगेशन आप किस जो ओरल और रिटन एलिगेशंस लिख रहे हो वो किस व्यू से लिख रहे हो कि उस एलिगेशन पे मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे अगेंस्ट सम पर्सन दैट इज़ एक्यूज्ड, नोन और अननोन, ठीक है। किसके अगेंस्ट में कॉग्निजेंस लेंगे, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में जिसके अगेंस्ट आप एलिगेशन लगा रहे हो सकता है आप उसको जानते हो सकता है आप नहीं जानते हो, ठीक है। लाइक मान लीजिए अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ऐसे ले लूँ कि कोई चोरी हो गई, चोरी किसने की ये आपको नहीं पता, बट आप कंप्लेन लिखवा रहे हो ना कि मेरे घर में चोरी हुई, इस टाइम पे चोरी हुई, रिटन कंप्लेन मान लीजिए लिखवा रहे हो, फिर इस व्यू के साथ लिखवा रहे हो कि मैजिस्ट्रेट क्या है, कॉग्निजेंस ले लेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन चोरी कर रहा है, ठीक है। सामने एक्यूज कौन है ये आपको नहीं पता है, ठीक है। उस पर्सन के अगेंस्ट लिखवा रहे हो जो कि ऑफेंस कमिट किया है, ठीक। लेकिन ये आप हमेशा याद रखना कि कंप्लेन में क्या है, आपका पुलिस रिपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक। ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है जो आप देखोगे, पुलिस रिपोर्ट विल बी डीम्ड एज अ कंप्लेंट इन केस वेयर अ इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड। इसमें बाय डीमिंग ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस but after it discloses to be a non-cognizable offence and magistrate will take a cognizance under section 210 clause A। इसमें ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा था तो उनको लगा था कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस केस में उन्होंने क्या किया था कि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनमें विदाउट वारंट आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते बीच में उन्हें पता चलता है कि जो ये ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस है, तो उस केस में फिर क्या किया जाएगा, अब ये माना जाएगा, अब उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी डीम किया जाएगा कि वो कंप्लेन की तरह, ठीक है। अब उसको पुलिस रिपोर्ट की तरह ना डीम करके उसको एज अ कंप्लेन ट्रीट करेंगे और इसकी कॉग्निजेंस 210 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ली जाएगी, ठीक है। ठीक, फिर कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेन की अगर हम बात करें तो अब हम आ जाते हैं किस किस तरीके से कॉग्निजेंस प्रोसीडिंग चलेगी। सेक्शन 223 जो है हमारा वो बताता है, सेक्शन 223 के क्या बताता है, कंप्लेन फाइल हुई, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लिया गया, अंडर सेक्शन 220 अगर कॉग्निजेंस ले लिया तो क्या होगा, 227 में इशू ऑफ प्रोसेस हो जाएगा, ठीक। अगर डिसमिस नहीं किया, सफिशिएंट ग्राउंड्स से उनको लगता है तो उस केस में वो क्या करेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस, इसमें इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, समन और वारंट इशू हो जाएगा, ठीक। कोर्ट जनरली टेक्स कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 227 बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट कॉग्निजेंस द कंप्लेंट प्रोसीडिंग कैन नॉट बी स्टार्टेड, सो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस टेकन अंडर सेक्शन 223, ठीक है। जैसे इसमें ये कह रहा है कि अगर हम जनरली देखें तो कोर्ट क्या होता है, हम कह रहे हैं ना इशू ऑफ प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, तो ये बोल रहे हैं कि कोर्ट जो है कॉग्निजेंस
227 में लेता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि बिना कॉग्निजेंस लिए कंप्लेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के मानने में यह है कि हमारा कॉग्निजेंस जो है वो सेक्शन 223 में ही ले लिया जाता है। ठीक है, अब सेक्शन 223 को हम बेयर लैंग्वेज में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। तो सेक्शन 223, इन कंप्लेंट प्रोसीडिंग एट व्हाट स्टेज कॉग्निजेंस इज टेकन। कंप्लेंट प्रोसीडिंग, कंप्लेंट फाइल होता है, कंप्लेंट फाइल होने के बाद मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है क्या, इन्वेस्टिगेशन अंडर 175 क्लॉज 3 और बट इफ इट पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 225 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड कंप्लेंट। 223 क्या है, इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर फॉर टेकिंग अ कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट। 223 क्या है, मैजिस्ट्रेट को एक मतलब एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से मैजिस्ट्रेट जो है किसी भी ऑफेंस पे क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मैजिस्ट्रेट कैन एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस ऑन ओथ आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। मैजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो फिर ये उनकी क्या होती है, ड्यूटी हो जाती है कि वो जो भी कंप्लेनेंट है और उस कंप्लेनेंट के जो भी विटनेस हैं उनको वो एग्जामिन करेगा, किस पे, ओथ पे। The substance shall be reduced in writing and it shall be signed by concerned complainant and witnesses along with the magistrate। जो भी चीज़ें जो भी एग्जामिन करेंगे मैजिस्ट्रेट विटनेसेस और कंप्लेनेंट्स को, और वो जो भी रिप्लाई करेंगे उसको वो क्या करेंगे, राइटिंग में लिखेंगे और उसके बाद उस कंप्लेनेंट की, उस विटनेस की और प्लस मैजिस्ट्रेट की क्या लेंगे, उस पर साइन लेंगे। एक्सेप्शन, कब कब आपको जो है किसी भी कंप्लेनेंट या विटनेसेस को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बताता है व्हेन द कंप्लेनेंट इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। अगर कंप्लेनेंट क्या है, जो वो जो भी कंप्लेंट है वो कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है राइटिंग में वाइल डिस्चार्जिंग इज ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक, तो उस केस में आपको क्या करना है, पुलिस ऑफिसर को आप क्या नहीं कर सकते, वो कंप्लेनेंट है क्योंकि वही तो कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस केस में पब्लिक सर्वेंट को अगर आप चाहो कि एग्जामिन कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर दूसरे कौन है, The magistrate need not to examine complainant or witnesses when a case is make over to other magistrate under section 210। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए पहले से कहीं ट्रायल चल रहा था और बाद में वही सेम ऑफेंस का केस जो है वो इनके पास आ जाता है, तो उस केस में ये कह रहा है कि अगर 212 में मेक ओवर किया गया है इनको, उस अरेस्टेड पर्सन को, तो उसका दोबारा से मतलब उस कंप्लेनेंट को, तो उस कंप्लेनेंट और विटनेसेस को ये दोबारा एग्जामिन नहीं करेंगे अगर पहले वाले कोर्ट ने क्या किया है, इनका एग्जामिनेशन कर लिया है। प्रोवाइजो, नो कॉग्निजेंस विल बी टेकन विदाउट गिविंग एक्यूज्ड अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बाय मैजिस्ट्रेट। ये क्या है, ये न्यू प्रोविज़न ऐड किया गया है प्रोवाइजो कि अगर कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट ले रहे हैं तो कॉग्निजेंस में सिर्फ कंप्लेनेंट और विटनेसेस को ही आप नहीं सुनोगे, ये आपकी ड्यूटी है कि मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है कि वो क्या करेंगे, एक्यूज्ड को भी सुनेंगे। पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था। देन हम देखते हैं, मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट देन द लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट टू री एग्जामिन हिम। ये जो यहाँ पे मैंने मेक ओवर वाली बात की है वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, फिर 223 क्लॉज 2 की अगर हम बात करें, इफ़ एनी ऑफेंस कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट while discharging his duty cognizance will be not taken। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो क्या करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, तो कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा अनलेस सच पुलिस ऑफिसर इज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब उस पुलिस ऑफिसर या उस पब्लिक सर्वेंट को क्या किया जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसको सुना जाए। और दूसरा, रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द ऑफिसर सुपीरियर टू सच पब्लिक सर्वेंट इज़ रिसीव। और जो जिस पब्लिक सर्वेंट ने ऑफेंस कमिट किया है उसके ऊपर के जो सुपीरियर ऑफिसर है उनसे जो है कि इंसिडेंट और सर्कमस्टांसेस की जो रिपोर्ट है वो रिसीव नहीं कर लेता, तब तक मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। इसमें क्या कह रहा है कि लाइक अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे जब तक कि उस पब्लिक सर्वेंट को वो सुन नहीं लेंगे। ठीक है, और दूसरा, जब तब तक नहीं लेंगे जब तक कि जो सुपीरियर ऑफिसर, जिस पब्लिक सर्वेंट ने ऑफेंस कमिट किया है उसके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं वो जो है इनको रिपोर्ट ना सबमिट कर दें कि सर्कमस्टांसेस और इंसिडेंट्स कैसे थे। ठीक, सम एडिशनल पॉइंट अंडर सेक्शन 223 की अगर हम बात करें,
द मैजिस्ट्रेट 223 में कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं जो कि सेक्शन में तो नहीं है बट मैंने इसमें इंक्लूड किया है। द मैजिस्ट्रेट शैल एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस हिमसेल्फ, ठीक है। जो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को यहाँ एग्जामिन करने की बात की जा रही है कि अगर आप कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले रहे हो तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि जो ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो जो कंप्लेनेंट विटनेसेस हैं उनको वो खुद एग्जामिन करे, ना कि किसी को डेलीगेट करे ये पावर। बट इन प्रैक्टिस क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि एडवोकेट्स एग्जामिन करते हैं, ठीक है, हर जगह पे आप देखोगे। जबकि जनरल रूल ये है कि एग्जामिन किसको करना चाहिए, मैजिस्ट्रेट को करना चाहिए। बी क्या है, इवन अ कंप्लेनेंट हैज़ मेड हिज स्टेटमेंट इन राइटिंग ही हैज़ टू अपीयर बिफोर कोर्ट फॉर ओरल एग्जामिनेशन ऑन ओथ। कंप्लेनेंट ने क्या है, कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट जो है राइटिंग में लिखी है, ठीक है, फिर भी उसकी ये ड्यूटी है कि कंप्लेनेंट को क्या है, कोर्ट के सामने अपीयर होना पड़ेगा फॉर ओरल एग्जामिनेशन ऑन ओथ। द रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ टू बी डन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, और अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं भी होता है तो ये क्या है, क्यूरेबल इरेगुलरिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इस बेसिस पे आप केस को डिसमिस नहीं कर दोगे, ठीक। जॉइंट कंप्लेंट ऑल्सो फाइल्ड बट इन दैट ऑल कंप्लेनेंट्स विल बी एग्जामिन्ड। अगर जॉइंट कंप्लेंट आप फाइल करना चाह रहे हो, लाइक मान लो एक ही एक्यूज के अगेंस्ट 2-4 लोग हैं जो कि कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सारे के सारे कंप्लेनेंट्स जॉइंट हो जाएंगे और वो कंप्लेंट फाइल करेंगे, लेकिन फिर इसमें ये होगा कि सारे कंप्लेनेंट्स को एग्जामिन किया जाएगा, ठीक। इफ़ पुलिस ऑफिसर गिवन अ क्लोजर रिपोर्ट कांट बी द ग्राउंड फॉर मैजिस्ट्रेट टू रिफ्यूज़ टू टेक द कॉग्निजेंस। अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि जब भी इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो उस केस में वो क्या करता है, क्लोज़र रिपोर्ट फाइल कर देता है। तो क्या क्लोज़र रिपोर्ट फाइल होने के बाद मैजिस्ट्रेट बाउंड हो जाएगा कि अब वो आगे कॉग्निजेंस लेके प्रोसीड नहीं कर सकता? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके क्लोज़र रिपोर्ट फाइल करने से मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं हो जाएगा, किस लिए कि वो कॉग्निजेंस डाले, और सिर्फ चार्जशीट फाइल करने से भी मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं हो जाएगा कि वो कॉग्निजेंस लेके और आगे प्रोसीड करें, ठीक है। इट टोटली डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। अगर उनको लगता है सफिशिएंट एविडेंसेस या ग्राउंड्स हैं तो वो उस केस में प्रोसीड करेंगे, ठीक। फिर सेक्शन 224 में आते हैं। सेक्शन 224 ऑफ BNSS क्या बोलता है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इफ़ अ मैजिस्ट्रेट इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक अ कॉग्निजेंस देन ही शैल। अगर मान लीजिए आप क्या करते हो, कंप्लेंट फाइल करते हो और किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर रहे हो जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ठीक है, उस केस को डील करने के लिए, तो उस केस में क्या करेगा वो मैजिस्ट्रेट, या तो वो रिटर्न कर देगा कंप्लेनेंट को इफ़ इट इज़ इन राइटिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रेजेंट इन टू द प्रॉपर कोर्ट, ठीक है, इस पर्पज़ के साथ कि आप वो कंप्लेंट ले जाके प्रॉपर कोर्ट में लगाओ, ठीक है, या फिर उनको डायरेक्ट करेगा कंप्लेनेंट को टू प्रॉपर कोर्ट इफ़ इट इज़ नॉट इन राइटिंग। और अगर वो मान लीजिए कंप्लेंट जो है राइटिंग में है तो वो क्या करेंगे, खुद से क्या करेंगे, या तो खुद से भेज देंगे प्रॉपर कोर्ट में, या फिर जो कंप्लेनेंट है उसी को बोलेंगे कि तुम जाके प्रॉपर कोर्ट में फाइल करो, और या फिर बी कह रहा है कि डायरेक्ट करेंगे कंप्लेनेंट को कि तुम लिखो, और लिख के जाके अगर वो राइटिंग में नहीं है तो उस केस में प्रॉपर कोर्ट में जाके कंप्लेंट को फाइल करो, ठीक। फिर सेक्शन 225 आता है, वो हमारा डील करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू से, ठीक। पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू मैंने आपको बताया कि क्या है, अगर कंप्लेंट फाइल होती है और मजिस्ट्रेट को ये डाउट है किसी भी तरीके का कि इस केस में कॉग्निजेंस लेके प्रोसीड करना सही है या नहीं सही है, तो उस केस में, या फिर सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो खुद से इंक्वायर करेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं, ठीक। अब इसका पर्पज़ क्या है, टू चेक वेदर टू प्रोसीड और नॉट, दैट इज़ इशू प्रोसेस, और टू डिसमिस द कंप्लेंट। फिर सेक्शन 225 प्रोवाइड्स फॉर द पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, प्रोवाइड करता है मैजिस्ट्रेट को जो कि कॉम्पिटेंट है कॉग्निजेंस लेने के लिए, और होम द केस मेक ओवर अंडर सेक्शन 212 इट्स मेक ओवर shall for the purpose of ensuring whether the sufficient ground to proceed or not, क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे इशू ऑफ प्रोसेस को। shall postpone the issue of process against the accused
इफ़ द एक्यूज रिजाइड बियॉन्ड द लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें भी दो है कि अगर मान लीजिए आप उसी के ज्यूरिसडिक्शन में रहता है और सफिशिएंट ग्राउंड को चेक करना है मजिस्ट्रेट को, तो वो कर सकते हैं पोस्टपोन। लेकिन अगर वो आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन में रहता है और उसने कंप्लेंट फाइल करी है, उस केस में मजिस्ट्रेट को ये चेक करना है कि सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है। तो उस केस में मजिस्ट्रेट बाउंड है कि वो क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे इशू ऑफ प्रोसेस को, और फिर क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि वेदर टू प्रोसीड इन अ केस और नॉट। फिर ईदर इंक्वायर इनटू इन केस हिमसेल्फ और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन एज ए थिंक्स फिट। ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस ऑफिसर ही करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर वो किसी को क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं उस चीज़ के लिए या अपॉइंट करते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक। द मैजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इन सर्टेन केस। कुछ केसेस में मैजिस्ट्रेट जो है ये ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। कौन से केसेस में, वेयर इट अपीयर्स टू हिम दैट द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। Here the magistrate shall call upon the complainant and to produce all his witnesses and examine them on oath। ठीक है। अगर कोई भी ऑफेंस जो है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ना ऑर्डर करके वो उसको क्या करेंगे, खुद से एग्जामिन करेंगे, कंप्लेनेंट को भी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे, प्लस विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे। किस पे करेंगे, ओथ पे करेंगे, ऑन ओथ। Then, if the complainant has not been made by a court, that is, the complainant and witnesses have not been examined on oath under 223। अगर 223 में कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया गया, तो उस केस में भी मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर ना दे के उनको खुद एग्जामिन करेंगे। इफ़ द इन्वेस्टिगेशन डन बाय अ पर्सन अदर दैन अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया, अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया कि वो क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर वो किसी अदर पर्सन को भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर ना करके कोई और पर्सन कर रहा है, देन ही शैल ऑल पावर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई अदर पर्सन कर रहा है अदर दैन पुलिस ऑफिसर, तो उसके पास पुलिस ऑफिसर की सारी पावर होगी, सिर्फ एक पावर नहीं होगी, दैट इज़ वॉट अरेस्ट विदाउट वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट। वो बिना वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट के क्या नहीं कर सकते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। Here the accused has no right to be heard as it is a stage before the issue of process। अब हम सोचे कि यहाँ इस स्टेज पे भी एक्यूज को सुना जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूज को सुनने का कोई वो नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 225, जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कंडक्ट कराई जा रही है 225 में, उसका पर्पज़ क्या है। द एग्जामिनेशन डज नॉट फॉर कन्विक्शन ऑफ एक्यूज्ड, it will done at the stage of trial। Here it examines only deciding sufficient ground for issue of process। इसमें ये कह रहा है कि इसका पर्पज़ ये नहीं डिसाइड करना है कि एक्यूज को कन्विक्ट किया जाए या एक्विट किया जाए। क्यों, क्योंकि वो ट्रायल के स्टेज पे होगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है वो सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए किया जा रहा है कि यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है उस केस में प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, एक केस है चंद्रदेव सिंह वर्सेस प्रकाश चंद्र बोस का। इसमें इसको क्या किया, साइट किया गया था हमारा कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी के केस में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इट वॉज हेल्ड दैट एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 225 the purpose of magistrate is not to examine whether the accused will get convicted or not, rather it only to examine whether to support the complaint or not। ठीक है, ये जो पर्पज़ मैंने बताया वो वही यहाँ पे बात कर रहा है कि मतलब इस एग्जामिनेशन का पर्पज़ जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट ग्राउंड्स को पहचानना, ना कि कन्विक्शन और एक्विटल को डिटरमाइन करना। ठीक। अब इन्वेस्टिगेशन हमारा चैप्टर 13 में भी होता है और वही इन्वेस्टिगेशन हम 225 में भी ऑर्डर कर रहे हैं, तो दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे बताया कि सेक्शन 225 में जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन डन हियर इज़ लिमिटेड प्रोसीडिंग अंडर कंट्रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट, डू नॉट फॉलो द चैप्टर्स ऑफ चैप्टर 13। इसमें कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ 225 में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है वो मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होगा, और ये जो भी प्रोसीजर होता है पूरा का पूरा चैप्टर 13 का उसको फॉलो नहीं करेगा।
द प्रोसीडिंग्स ऑफ चैप्टर 13 विल बी फॉलोड हियर। चैप्टर 13 में तो चैप्टर 13 का पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो क्या होगा, फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल होगी, एग्जामिनेशन होगा, ये सारे का सारा प्रोसीजर क्या होगा, ये चैप्टर 13 में फॉलो किया जाएगा। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड हियर विल बी सेंट टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 225, नॉट अंडर सेक्शन 193। जैसा कि हमें पता है कि जो अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है चैप्टर 13 में, तो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है वो 193 में हम किसके पास भेजते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं, इन फॉर्म ऑफ क्लोजर रिपोर्ट और इन फॉर्म ऑफ चार्जशीट। ठीक है, बट इसमें कह रहा है कि अगर 225 में इन्वेस्टिगेशन का कंडक्ट किया गया है तो उस केस में 225 की रिपोर्ट जो है 225 में ही मैजिस्ट्रेट के पास भेजी जाएगी, ना कि सेक्शन 193 में। Then it is done only to decide whether there is sufficient cause to issue a process or not। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है 225 में, वो देखने के लिए किया जा रहा है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या नहीं इस केस में प्रोसीड करने के लिए। वहीं चैप्टर 13 का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का, तो वहाँ पे होता है टू कलेक्ट द एविडेंस। ठीक, अब आ जाते हैं 226 पे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 225 में मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है, तब उस केस में वो क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस करा देंगे। लेकिन अगर उनको लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिसमिस कर देंगे उस केस को। इफ़ आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट एंड विटनेस एंड कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, magistrate is of opinion that there is no sufficient ground for further proceeding, he shall dismiss the case and record the reason for the same। ठीक, अब आते हैं, अगर उनको लगता है सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं उस केस में प्रोसीड करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे। इशू ऑफ प्रोसेस करने के बाद समन वारंट इशू कर देंगे। आफ्टर सेटिस्फाइंग दैट देयर इज़ अ सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड इन अ केस, मैजिस्ट्रेट विल टेक अ कॉग्निजेंस एंड इशू समन वारंट। क्या करेंगे, समन वारंट इशू करेंगे। प्रोवाइजो, समन एंड वारंट में ऑल्सो बी इशूड थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब क्या है, आपको पता है कि BNSS में क्या चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को बहुत ज़्यादा हर जगह हर प्रोसीडिंग में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, तो अब समन वारंट को भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करके भेज सकते हो। नो समन और वारंट इशूड अनलेस अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस फाइल्ड। जब तक आप प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की जो लिस्ट है वो नहीं फाइल कर दोगे तो किसी भी तरीके से समन और वारंट इशू नहीं हो सकता। नो प्रोसेस शैल बी प्रोसीड अंटिल फीस पेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, अगर आपने जो भी कोर्ट फी होती है, जो भी प्रोसेस फी होती है वो नहीं पे किया है तो भी क्या होगा, आपका प्रोसीडिंग जो इशू ऑफ प्रोसेस या समन वारंट जो है वो नहीं भेजा जाएगा। नथिंग शैल बी डीम टू अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 19। सेक्शन 19 क्या 90 क्या है, सेक्शन 90 ये बोलता है कि आप क्या है वारंट इशू कर सकते हो इन ल्यू और इन एडिशन विद द समन। तो उस प्रोविज़न को क्या नहीं करेगा, ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने क्या आपको कंप्लेन के रिगार्डिंग में सारी चीज़ें बताई कि कंप्लेन कौन से चैप्टर में है, फिर कंप्लेन की प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट होती है, ये सारा चीज़ हमने देखा। एंड देन अरेस्ट के जो भी सेफगार्ड्स थे वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अरेस्ट सेफगार्ड्स क्या है, फिर उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। जो DK बासु में गाइडलाइंस आई थी वो भी डिस्कस की। देन ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम देखें। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आगे हम पढ़ेंगे अब इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब कि जो हमारा समन और वारंट कैसे भेजते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड थैंक यू।